अगर आप भी SSC CGL मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो अभी ज्वाइन करें राकेश यादव सर के फ्री मेंस के बैच को, जिसकी क्लासेस 15 सितंबर से मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर शुरू हो चुकी है, जिसमें मैथ्स राकेश यादव सर पढ़ाएंगे और रीजनिंग अरुण सर और इंग्लिश बाय गोपाल वर्मा सर और GS यश रावत सर। और इसके साथ राकेश सर ने CGL मेंस के लिए एक मैथ्स की बुक भी लॉन्च की है, जिसकी फ्री PDF आपको राकेश यादव सर व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, अगर आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं तो वो भी कैरियर विल ऐप पर 21 रुपए में 21 मॉक टेस्ट लॉन्च किए हैं। और जो स्टूडेंट इस सीरीज से जुड़कर सिलेक्शन लेता है तो उसे कैरियर विल की तरफ से 21,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। तो अभी जुड़े मैथ्स बाय राकेश यादव सर यूट्यूब चैनल पर और करें अपना सिलेक्शन पक्का। हाँ जी, जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राम राम। क्या हालचाल आप सभी के, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतरीन तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए भैया, अब तो मेंस की डेट भी पता है आपको और डेट दिन प्रतिदिन नजदीक आ रही है। तो कुछ इस सीरीज को और आगे बढ़ाते हैं, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स के बारे में। जी हाँ, आज हम किसकी बात करेंगे? आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स की। किसकी? इकोनॉमिक्स की। इसकी कई दिनों से क्लास नहीं ले रहे थे हम, कई दिनों से इन द सेंस कि आपको पता ना कि एक दिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ऐसे चल रही है। तो इकोनॉमिक्स की शायद 4-5 दिन बाद पहले आया था नंबर, आज नंबर आया है। पार्ट नंबर कौन सा है पता नहीं मेरे को, शायद 4 है या फिर 5 है। 4 या 5 पार्ट नंबर है। इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, बेहतरीन से प्रश्नों को देखेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न ये रहा आप सभी के सामने ऑन द स्क्रीन। क्या कहता है ये पहला वाला प्रश्न? आपसे कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द 7th 5 ईयर प्लान? 7th 5 ईयर प्लान का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? अगर प्यारे साथियों में 7th 5 ईयर प्लान की बात करूं तो आपको देखने को मिलेगा 5 ईयर प्लान की शुरुआत कैसे होती है। देखिए, ये हमारा प्यारा भारत पहले आजाद हो जाता है। 1947 में भारत आजाद हो गया था। और जब 1947 में भारत आजाद हो गया था, लेकिन ये सिलसिला चलता रहा 1950 तक। तो भैया इस बीच में क्या है, इस बीच में संविधान सभा ने संविधान को बनाया और लागू किया। 1949 में बन गया था और 1950 में लागू हो गया था। जब लागू हो गया, सारी चीजें चलने लगी, तो फिर बात आती है कि डेवलपमेंट कैसे किया जाए। तो सरकार ने डिसाइड किया कि हम 5 साल का कुछ टारगेट डिसाइड करते हैं, उस टारगेट को अचीव करेंगे, फिर उसके आधार पर अगले 5 साल का टारगेट डिसाइड करेंगे, फिर उसको अचीव करेंगे। इसी को 5-5 साल के प्लान बनाते हैं, तो इसी को 5 ईयर प्लान कहा जाता है। तो प्लानिंग कमीशन का गठन किया जाता है और प्लानिंग कमीशन जो था, उसी के तहत भैया 5 ईयर प्लान पर अमल किया जाता है। तो 90, अगर मैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करूं, फर्स्ट 5 ईयर प्लान FYP, तो पहला 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 में बना था। तो 1951 से लेकर के 1956 तक 5 साल के लिए चलेगा। अगर मैं सेकंड 5 ईयर प्लान की बात करूं भैया, तो सेकंड 5 ईयर प्लान जो था 1956 से लेकर के 1961 तक चलेगा। अगर मैं थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करूं, तो थर्ड 5 ईयर प्लान जो था मेरे प्यारे साथियों 1961 से 66 तक चलेगा। अब समस्या क्या थी, 66 के बाद में 5 ईयर प्लान्स में हॉलीडेज आ गए। तो 66 से 69 वाला जो समय था, 66 से 69 वाला जो समय था, इस दौरान भैया ये 5 ईयर प्लान्स के हॉलीडेज थे। क्या थे? हॉलीडेज थे। तो ये थर्ड 5 ईयर प्लान हो गया। 69 में फोर्थ 5 ईयर प्लान चलेगा, 69 से 74। उसके बाद में फिफ्थ 5 ईयर प्लान चलेगा, है ना? तो ऐसे करके ये चीजें चल रही थी। लेकिन 1978 में फिफ्थ 5 ईयर प्लान के बाद में 1978 में पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई। और जब फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट आई, तो 1978 में, जब मतलब 77 में आई थी पहली बार नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट, मोरारजी देसाई की सरकार आई थी, जनता पार्टी की सरकार उसे कहते थे। तो यहाँ से लेकर के और 80 तक भैया इसके इसमें क्या है, नया प्लान शुरू कर दिया उन लोगों ने। और जो नया प्लान आया उसको कहा गया रोलिंग प्लान। क्या कहा गया? रोलिंग प्लान। ये भी आपसे कहलाता है रोलिंग प्लान। पूछता है कि 1978 से 80 के बीच में कौन सा प्लान था, तो रोलिंग प्लान इसको कहा जाता है। ये भी आपसे पूछ लेता है। 1980 में फिर दोबारा से कौन सा प्लान शुरू हो गया था, 1980 से लेकर के 1985 तक भैया ये हो गया था 6 5 ईयर प्लान। कौन सा? 6 5 ईयर प्लान। और 1985 से लेकर के 1990 तक ये कौन सा हो गया था? ये हो गया था 7th 5 ईयर प्लान। कौन सा हो गया था?
7th 5 ईयर प्लान हो गया था। ये 5-5 साल का ये सब सिलसिला चल रहा था। तो आपसे यही कह रहा है कि जो 7th 5 ईयर प्लान था, इसका मतलब इसका टाइम पीरियड कौन-सा हो जाएगा? 1985 वाला, जिस समय राजीव गांधी सरकार आई थी और एंटी डिफेक्शन लॉ लाई थी, दल बदल कानून आपको याद आ रहा होगा। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम से दल बदल कानून लाया गया था। तो 1985 से लेकर के 1990 1985 से लेकर के 1990 का जो समय था, जिस समय एंटी डिफेक्शन लॉ यानी कि दल बदल कानून आया था। मेरे प्यारे बच्चों, आपसे ये कह रहा है कि इस समय पर जो ये 7th 5 ईयर प्लान था, इसका मेन गोल क्या था? इसका मेन गोल था जो फूड प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स, इसको इंक्रीज करना। इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इसका मेन उद्देश्य था। क्या उद्देश्य था? इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इसका मेन उद्देश्य हुआ करता था। इसका मतलब ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर सही जाएगा वो कौन सा जाएगा? ऑप्शन के हिसाब से मेरे प्यारे साथियों, जो आंसर सही जाएगा वो आपका बॉय जाएगा। ऑप्शन के हिसाब से जो आंसर सही जाएगा वो भैया बॉय जाएगा। ऑप्शन नंबर बॉय इज द राइट आंसर। समझ गए बात को? समझ गए बात को? क्लियर है? चलें आगे। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बेहतरीन, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। ठीक है, तो आंसर क्या हो गया भैया? बॉय हो गया। बॉय हो गया। नेक्स्ट, अगला देखिए, दूसरा। द ट्रांजिशन पीरियड बिटवीन द 5th 5 ईयर प्लान एंड 6th 5 ईयर प्लान इज नोन एज। क्या बात कर दी सर, कैसी बातें कर रहे हो? 5th 5 ईयर प्लान एंड 6th 5 ईयर प्लान के बीच का टाइम पीरियड क्या कहलाता है? मेरे भाई देखो, ये 6th 5 ईयर प्लान है, कब है? 1980 से लेके 85 के बीच में। इसका मतलब क्या है? 6th 5 ईयर प्लान से पहले, तो 80 से तो ये शुरू हो गया, 80 से पहले तो 80 से 78, 78 से पहले वाला कौन सा हो जाएगा? 5th 5 ईयर प्लान हो जाएगा। और उससे पहले 4th हो जाएगा, उससे पहले ये हॉलीडेज था। मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि 1978 से 80 का बीच का जो टाइम पीरियड है, यही तो 5th 5 ईयर प्लान और 6th 5 ईयर प्लान के बीच का है। 6 शुरू हो जाएगा 80 से, 78 से पहले 5th 5 ईयर प्लान। तो 78 से 80 वाला जो पीरियड है, इसको क्या कहते हैं? इसको तो रोलिंग प्लान कहते हैं। समझ में आ गई ना बात? तो जो रोलिंग प्लान है, तो 5th 5 ईयर प्लान और 6th 5 ईयर प्लान के बीच का जो टाइम पीरियड है, उसको रोलिंग प्लान कहा जाता है। तो यहाँ पर सही उत्तर क्या जाएगा? है कहीं पर? हाँ, इज नोन एज रोलिंग पीरियड या फिर रोलिंग प्लान। तो इसी को रोलिंग पीरियड या फिर रोलिंग प्लान कहा जाता है। 78 से 80 वाले को। 80 में दोबारा से कांग्रेस ने फिर 5 ईयर प्लान को ही शुरुआत कर दिया था। नेक्स्ट, अगला देखिए। अगला क्या कहता है? अगला प्रश्न देखिए। इन इंडिया इन विच ईयर वाज द नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च्ड? नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था 2004 में। कब? 2004 में। अब भैया ये तो हमें पता होना चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम को 2004 में लॉन्च किया गया था। ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन मेरे भाई बॉय चला जाएगा। कौन सा चला जाएगा? बॉय चला जाएगा, ऑप्शन नंबर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए अगला। अगला है, आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद में इंडिया लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और देखो, अभी पहले क्वेश्चन में जो चीजें बताई, उससे अभी दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एक तो ये तो पता ही था, चलो बता दिया हमने, डिस्कस कर लिया। इसके बाद मैंने ये एक्स्ट्रा बताया, तो इसमें से एक चीज ये पूछ ली गई। अब दोबारा पूछ रहा है कि पहला 5 ईयर प्लान, तो पहला 5 ईयर प्लान भैया लॉन्च किया गया था 1951 में, है ना? आजाद तो हो गए, संविधान लागू हुआ उसके अगले साल, तो 1951 में। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान को कब लॉन्च किया गया था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान को 1951 में लॉन्च किया गया था। और भैया एक तो 5 ईयर प्लान हो गया, जैसे कुछ रिवॉल्यूशंस हो गए, जैसे कुछ इंडेक्सेस एंड कर्व हो गए, है ना? और जैसे कि आपका ये क्या बोलते हैं, योजनाएं जो चलवाई जाती हैं, तो ये सारी हो गई। इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। आंसर क्या हो गया? आंसर इसका 1951 डी हो गया। व्हाट वाज द थीम ऑफ 11th 5 ईयर प्लान? भैया 11th 5 ईयर प्लान, मेरे प्यारे साथियों, अगर मैं 11th 5 ईयर प्लान की बात करूं, पहली बात तो ये कब था? देखिए, लास्ट 5 ईयर प्लान कौन सा था? लास्ट वाला था 12th वाला। अगर 12th 5 ईयर प्लान की मैं बात करूं, 5 ईयर प्लान, इसका टाइम पीरियड बता दो। सर, इसका टाइम पीरियड 2012 से लेकर के 2017 तक था। 2012 से लेकर के 2017 तक था। और जब इसका टाइम पीरियड 2012 से 2017 तक था, इसका मतलब क्या है कि 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड कब होगा? जब 11th खत्म होगा तभी तो 12th शुरू होगा। इसका मतलब क्या है? लास्ट में तो 2012 होगा। तो इससे 5 साल कम कर लो। लास्ट में 2012 है, तो शुरुआत कब होगी? 2007 में। तो 7 से 12 जो था वो 11th 5 ईयर प्लान का टाइम पीरियड था। तो इसका आंसर क्या जाएगा कि इसका थीम क्या था भाई?
11th 5 ईयर का जो थीम था 5 ईयर प्लान का, वो था टुवर्ड्स फास्टर एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर, तीव्र एवं अधिक समावेशी विकास की ओर। जो ऑप्शन नंबर ए है ये होगा इसका सही उत्तर। जो ऑप्शन नंबर ए है भैया ये हो जाएगा इसका सही उत्तर। समझ गए हैं आप बात को? लिख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए हो गया सही उत्तर। अगला देखिए, प्रश्न संख्या 6 क्या कहता है? प्रश्न संख्या 6। His 5 year plan was launched with the specific objective of growth with stability। भैया growth with stability ये कौन सा 5 ईयर प्लान था? ये कई बार आपसे पूछे जाते हैं। ये था चौथा, कहीं दिख रहा है ऑप्शन में चौथा? तो चौथा 5 ईयर प्लान कहाँ है? ये रहा। तो ग्रोथ विद स्टेबिलिटी चौथा 5 ईयर प्लान, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया भैया आपका? बॉय हो गया। ग्रोथ विद स्टेबिलिटी कौन सा था? चौथा 5 ईयर प्लान था। सिंपल से क्वेश्चन है यार, ये छोटे छोटे से। हर 5 ईयर प्लान के अपने अपने ऑब्जेक्टिव हैं तो वो पूछ ले जाते हैं। व्हाट इज द टाइम फ्रेम ऑफ द सेकंड 5 ईयर प्लान? भाई एक बात बताओ, आप कह रहे हो कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की जो शुरुआत है वो हो रही है 1951 में, तो 5 साल जोड़ते चलो, तो 51 से लेकर के 1956 में। तो भैया जो सेकंड 5 ईयर प्लान होगा वो उसकी शुरुआत कब होगी? उसकी शुरुआत भी तो 1956 में होगी, और 5 साल मतलब 5 साल जोड़े हैं तो 1961। तो 1956 से लेकर के 1961, समझ गए हैं बात को? आंसर क्या जाएगा? 1956 से लेकर के 1961। ऑप्शन नंबर कौन सा गया? ऑप्शन नंबर भैया बॉय गया। क्या गया? बॉय गया। समझिए बात को। नेक्स्ट, अगला। 51 से ये कहाँ दे दिया यार? 57 से ये तो है नहीं। 51 से 56 ये कौन सा है? ये तो भैया फर्स्ट 5 ईयर प्लान है ना? फर्स्ट 5 ईयर प्लान कौन सा है? 51 से लेकर के 56 वाला। नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर कौन बताएगा? बताओ 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 फटाफट से। इन द ईयर 2015 was the formed in place of प्लानिंग कमीशन। देखिए, भारत में एक तो है भारत सरकार, भारत सरकार जो देश की राज्य व्यवस्था को चला रही है। और ये भारत सरकार देश की राज्य व्यवस्था को कैसे चलाती है? जैसा कि लिखा हुआ है संविधान में। तो संविधान में जो चीजें लिखी हुई हैं उन्हीं के अनुसार भारत सरकार देश में देश की राज्य व्यवस्था को चला रही है। लेकिन इसकी मदद करने के लिए, सरकार की मदद करने के लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ संस्थान होते हैं। जैसे कि इलेक्शन कमीशन हो गया, जैसे कि फाइनेंस कमीशन हो गया, जैसे कि यूपीएससी हो गया, जैसे कि कैग हो गया, है ना? तो कुछ इस प्रकार के इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो सरकार की मदद करते हैं। तो भैया ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार की मदद करते हैं, ये जो इंस्टीट्यूशंस हैं जो सरकार की मदद करते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। वो दो प्रकार के कौन से? एक तो कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल जिन्हें संविधान के द्वारा बनाया गया है, और एक होते हैं स्टेचुरी, स्टेचुरी जिन्हें संविधान ने नहीं बल्कि या तो प्रेसिडेंट ने या पार्लियामेंट ने बाई लॉ बनाया है। क्या कहा? स्टेचुरी जिन्हें पार्लियामेंट ने या प्रेसिडेंट ने बनाया। जैसे कि इलेक्शन कमीशन, तो इलेक्शन कमीशन का जिक्र आर्टिकल 324 में है, तो संविधान के द्वारा बना है। संविधान का आर्टिकल 324 ये कहता है कि भारत में एक चुनाव आयोग होगा। संविधान का आर्टिकल 280 ये कहता है कि भारत में एक वित्त आयोग होगा। संविधान का आर्टिकल 148 ये कहता है कि भारत में एक कैग होगा। 315 से 323 तक आर्टिकल कहते हैं कि यूपीएससी एंड एसपीएससी होगा। तो इस प्रकार से ऐसे इंस्टीट्यूशंस जिनका जिक्र संविधान में है उन्हें संवैधानिक संस्थान कहा जाता है। लेकिन कुछ ऐसी संस्था हैं जिस समय संविधान बन रहा था उनका यूज नहीं था, मतलब कुछ लगा नहीं तो उस समय बनाया नहीं, लेकिन सरकार को लगा कि जरूरत है तो सरकार ने उन संस्थाओं को बना दिया। तो जिनका जिक्र संविधान में नहीं है लेकिन एग्जिस्ट करते हैं उन्हें स्टेचुरी कमीशन कहा जाता है। उन्हीं में से एक हुआ करता था प्लानिंग कमीशन। क्या हुआ करता था? प्लानिंग कमीशन। और इसी प्लानिंग कमीशन के आधार पर तो भैया 5 ईयर प्लान चलते थे, है ना? इसी के द्वारा। तो जो ये प्लानिंग कमीशन था ये चल रहा था चल रहा था चल रहा था। फिर आ गई मोदी सरकार, और फिर उन्होंने नाम बदलने का सिलसिला शुरू किया, और 2015 में इसका नाम बदला, और नाम बदल के रख दिया नीति आयोग। क्या रख दिया? नीति आयोग। नाम बदला और नाम बदल के रख दिया नीति आयोग। और नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूशन
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अगर आप ये रख दिया गया 2015 में, तो प्लानिंग कमीशन का नाम ये रख दिया। अगर आपसे ये पूछे कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, इसके चेयरपर्सन कौन होते हैं या चेयरमैन कौन होते हैं? भैया पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। पीएम इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। तो राइट आंसर आपका क्या जाएगा? राइट आंसर आपका जाएगा नीति आयोग। लिखो फटाफट से, राइट आंसर हो गया नीति आयोग। मॉर्निंग इंडिया। आ जाओ, करें क्वेश्चन। ये हो गया भैया आपके 8वां प्रश्न। नेक्स्ट बात करते हैं अगले वाले की। अगला वाला क्या कहता है? व्हाट वाज द रियल ग्रोथ रेट ऑफ सेवंथ 5 ईयर प्लान? ये सेवंथ 5 ईयर प्लान का रियल ग्रोथ रेट क्या था? वो था भाई 6.1%। कितना था? 6.1%। एक्चुअल में पूछे तो 6.1, ऊपर बना दिया 6.1%। एक्चुअल में पूछे तो 6.1%, लेकिन हम इसको क्या कह सकते हैं? 6% ही कह सकते हैं। 6.1%, या फिर आप इसको कह लो 6% ही। लिख लिया। ये था सेवंथ 5 ईयर प्लान का ग्रोथ रेट, रियल ग्रोथ रेट। अगला देखो, अगला बताओ भाई। हाँ जी, देखो अगला बताओ, प्रश्न संख्या 10। हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग द 8th 5 ईयर प्लान? 8th 5 ईयर प्लान के टाइम पीरियड पर प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ये सेवंथ वाले का टाइम पीरियड आपको पता है कि सेवंथ 5 ईयर प्लान जो था वो 1985 से लेकर के 1990 तक था। इसका मतलब है एट्थ वाला कब शुरू होगा? आफ्टर 1990। और इसके बाद में भैया पीएम कौन थे? नरसिम्हा राव। पीवी नरसिम्हा राव इज द राइट आंसर। तो सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा पीवी नरसिम्हा राव। क्या होगा सही उत्तर? पीवी नरसिम्हा राव। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? ऑप्शन नंबर भैया सी जाएगा। जिनके दौरान, जिस दौरान आपको पता है पंचायती राज को भी लागू किया गया था। पंचायती राज कौन सी जगह पर देखने को मिलता है पंचायती राज? तो जो 11th शेड्यूल है, वो 11th शेड्यूल संविधान का किस चीज से रिलेटेड है? 11th शेड्यूल भैया पंचायती राज से ही तो रिलेटेड है। पंचायती राज से ही तो रिलेटेड है, जिसमें आपके 29 आइटम्स आते हैं। 29 आइटम्स आते हैं। और इसके अलावा बात करूं, तो जो ये 11th शेड्यूल है, जिस पंचायती राज से रिलेटेड है, जिसमें 29 आइटम्स आते हैं, मेरे प्यारे साथियों, इस 11th शेड्यूल में जो ऐड किया गया था इसको, वो किया गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 1992 में। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1992 में भैया ऐसे ऐड किया गया था। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1992 में इसे ऐड किया गया था। हालांकि ये लागू कब हुआ? ये लागू जो हुआ था, वो लागू हुआ था 1993 में, 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ था। 1992 में ऐड किया गया था। और इस अच्छा, इससे पहले ये पंचायती राज कहाँ पर था ये बताऊं?
तो जो डीपीएसपी है, डीपीएसपी का जो आर्टिकल 40 है, वो कहता था पंचायती राज की बात है। लेकिन पंचायती 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 राज, समझो मेरी बात को। तो ये इसकी बात करता था पंचायती राज की, लेकिन डीपीएसपी क्या है, ये तो नॉन जस्टिफिएबल है, इसके लिए तो न्याय मांगने आप कोर्ट में नहीं जा सकते। दैट्स वाई इसको परमानेंट बनाने के लिए, और कोई राज्य लागू करे तो भी अच्छा, ना करे तो भी अच्छा, तो इसे सभी राज्यों से लागू कराने के लिए फिर ऐड किया गया था 11th शेड्यूल में। समझ गए बात को? बहुत बढ़िया। लिखो पिल्लो, लिखो। चलो नेक्स्ट देखो, अगला प्रश्न। द रियल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान, 10वें 5 ईयर प्लान के दौरान रियल ग्रोथ रेट क्या था? 7.6%। अच्छा, अब कहोगे सर आप तो ये ऐसे ही टिक कर दे रहे हो, हमें कैसे याद होगा? भाई एक बात बताओ, अभी 6.1 करा था, अब 7.6 कर लिया। मैं कह रहा, आपको धीरे धीरे करके ना हर 5 ईयर प्लान का ग्रोथ रेट याद हो जाएगा, हर 5 ईयर प्लान का। एक साथ सारे रटने बैठोगे, समस्या क्या हो जाएगी कि आप कंफ्यूज हो जाओगे कौन सा वाला किस 5 ईयर प्लान का ग्रोथ रेट है, आप हो जाओगे कंफ्यूज। लेकिन जैसे याद करोगे, 7th 5 ईयर प्लान का ये था, 10th 5 ईयर प्लान का ये था, अब दो याद हो गए, फिर कभी तीसरा कर लिया, कभी कोई कर लिया, कभी कोई कर लिया, ऐसे करके जल्दी याद हो जाता है, ठीक है ना? देखो मैं अपनी बात बता रहा हूँ, आपको हो सकता है दूसरे तरीके से याद होता हो, तो अपनी अपनी समझ हो सकती है। द रियल ग्रोथ रेट ड्यूरिंग द 10th 5 ईयर प्लान वाज 7.6%। अब आगे बढ़ो, अगला प्रश्न क्या? नेक्स्ट देखो, द डैश 5 ईयर प्लान 2012 से 17। भैया 2012 से 17 यही तो आखिरी था, क्योंकि 2015 में फिर क्या किया गया था, जब ये चल रहा था इसी दौरान। 2015, 2015 की अगर मैं बात करूं, तो 2015 में जो ये प्लानिंग कमीशन था, जो ये प्लानिंग कमीशन था, उस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल के नीति आयोग कर दिया गया, नीति आयोग कर दिया गया, है ना? 2015 में इस प्लानिंग कमीशन का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया, तो ये बन गया नीति आयोग 2015 में। आपसे ये कह रहा है कि 2012 से लेकर के 15 के बीच में, और वो कौन सा 5 ईयर प्लान था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज लास्ट 5 ईयर प्लान, जो कि लास्ट 5 ईयर प्लान था। लास्ट क्यों था? क्योंकि इसी दौरान 2015 में ही तो प्लानिंग कमीशन बन गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये जो लास्ट वाला फिर मैंने आपको बताया, ये कौन सा था? लास्ट वाला कौन सा था? 12th 5 ईयर प्लान था, 12th 5 ईयर प्लान। अब देख रहे हो 5 ईयर प्लान से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ गए, आज एक साथ ही करवा दिया आपको ये, है ना? और आज एक और टॉपिक रखे मैंने क्वेश्चंस, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस भी आज एक साथ रखे हैं अभी, है ना, लास्ट में। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर सी। कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर सी हो गया। अगला देखो, अगला क्या है? अगला देखो, अगला, अगला देखो, अगला बात सुनो। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, दुनिया में पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, द 5 ईयर प्लान 1928 से 32। फॉर द फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे पहली बार जो 5 ईयर प्लान था 1928 के 28 से 32 के बीच में, वाज इम्प्लीमेंटेड बाय, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? इन द सोवियत यूनियन, रशिया में। रशिया में से किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था? विश्व में पहली बार पंचवर्षीय योजना 1928 से 32 सोवियत संघ में डैश के द्वारा लागू की गई थी। अब यहाँ पर ये समस्या, ये गलती मत करना एडम स्मिथ वाली है। एडम स्मिथ ने लागू थोड़ी किया था, या कार्ल मार्क्स वाली गलती कर दो। ये दो ऑप्शन जरूर देता है आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस में। यहाँ पर जो सही उत्तर जाएगा, पता है वो क्या जाएगा? जोसेफ स्टालिन। क्या जाएगा? जोसेफ स्टालिन, इसके द्वारा, जोसेफ स्टालिन के द्वारा। ऑप्शन कौन सा जाएगा? ऑप्शन भैया डी जाएगा। जोसेफ स्टालिन के द्वारा इसको जो है लागू किया गया था। समझ गए आप बात को? पहली बार दुनिया में कहाँ पर, अच्छा ये चीज भी जरूरी है कि पहली बार जो लागू किया गया था वो सोवियत यूनियन में किया गया था, दुनिया में सबसे पहले। यानी कि 5 ईयर प्लान की शुरुआत रशिया से हो रही है। चलिए भाई नेक्स्ट। द एब्रिविएशन ऑफ नीति, ओहो, नीति आयोग कब बना? नीति आयोग 2015 में। देखा आ गया ना क्वेश्चन, वही जो आपसे कहा था। देखो जितनी भी मैं यहाँ पर चीजें लिख रहा हूँ, लिखने को फिर एक ही क्वेश्चन में बहुत चीजें लिखी जा सकती है।
लेकिन मैं एक तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूँ कि वो चीजें आपको याद हो जाए, लिमिटेड ही हों। दूसरा वो जो बार बार एग्जाम में आती हैं। अब देखो, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये इसकी फुल फॉर्म में बताई थी आपको अभी अभी। तो देखो यहाँ पर पूछी हुई है द एब्रिविएशन ऑफ नीतीज, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, बिल्कुल सही बात है, यही होगी पहली सही। फिर तो नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफेरिंग, फेरिंग थोड़ी है। नेशनल इन्वेंशन नहीं है। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर टेली कम्युनिकेशन नहीं है। तो आंसर क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, जो कि बना था 2015 में। प्लानिंग कमीशन ही तो नीति आयोग बना 2015 में। अगला देखो, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। अब 11th का टाइम पीरियड क्या था? अभी अभी डिस्कस भी करा था हमने, हैं? डिस्कस किया था नहीं किया था? शुरुआत सी में ही था कहीं। ये रहा भाई, ये रहा। व्हाट वाज द थीम ऑफ 11th 5 ईयर प्लान। 11th 5 ईयर प्लान की थीम क्या थी? तो मैंने बताया था कि लास्ट वाला 5 ईयर प्लान अभी अभी भी देखा आपने, 2012 से 2017 तक था। तो 11th कब होगा? तो भैया 12th वाला 12 में शुरू है, तो 11th 12 में खत्म होगा, तो 2007 से 12 होगा। 11th 5 ईयर प्लान कब से कब तक है? 2007 से 2012। 2007 से लेकर के 2012 तक कौन सा है? ये भैया आपका 11th 5 ईयर प्लान है। 2007 से 2012 तक 11th 5 ईयर प्लान है। अगला देखिए, द सेकंड 5 ईयर प्लान एम्फसाइज्ड, सेकंड 5 ईयर जो प्लान था, द सेकंड 5 ईयर प्लान एम्फसाइज्ड ऑन रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। जो दूसरा 5 ईयर प्लान था, उसने रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड पब्लिक सेक्टर, इट्स फॉर्मेट एंड प्लान वाज मेड अंडर द लीडरशिप ऑफ, किसकी लीडरशिप के तहत इसके इस प्लान को तैयार किया गया था? दूसरी पंचवर्षीय योजना में तेजी से औद्योगिकरण और सार्वजनिक क्षेत्रों पर जोर डाला गया था, एम्फसाइज किया गया था। किस चीज को एम्फसाइज किया गया था? एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन को, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, एंड एम्फसाइज किया गया था पब्लिक सेक्टर को। तो आपसे कह रहा है कि ये किसके नेतृत्व में बना था भैया? तो ये पीसी महालनोबिस। क्या है? पीसी महालनोबिस को, पीसी महालनोबिस। इसके अलावा अगर पूछता फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था, फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो था वो किस मॉडल पर बेस्ड था? वो था हेरोड डोमर। क्या था? हेरोड डोमर। हेरोड डोमर मॉडल पर बेस्ड था फर्स्ट 5 ईयर प्लान। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन द हेरोड डोमर मॉडल। हेरोड डोमर मॉडल। समझ गए बात को? हाँ जी। देखो फिर नेक्स्ट। हो 17वां प्रश्न है, क्या कह रहा है? ध्यान से देखना पड़ेगा। आहा 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 आहा। आपसे कह रहा है कि स्टेटमेंट इज करेक्ट। सबसे पहले इस चीज को देखा करो कि करेक्ट पूछा है या इनकरेक्ट पूछा है। तो भैया इसमें करेक्ट पूछा है, सही वाला। बाय द एंड ऑफ 10th 5 ईयर प्लान, जब 10th 5 ईयर प्लान का एंड होता है, ठीक है भाई, इंडिया हैड इमर्ज्ड, इंडिया इमर्ज हुआ एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स। इंडिया हैड इमर्ज एज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स। हम्म 10th 5 ईयर प्लान के दौरान इंडिया इमर्ज हुआ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमिक्स। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। द 10th 5 ईयर प्लान हैड सेट मॉनिटरेबल टारगेट्स। 10th 5 ईयर प्लान ने मॉनिटरेबल टारगेट्स सेट किए थे। ये तो सबके लिए किए जाते हैं, तो ये वाली बात भी सही है। सब मेजर इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट, बिल्कुल सही बात है। इसका मतलब आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, बोथ 1 एंड 2। तो बोथ 1 एंड 2 यहाँ पर सही उत्तर जा रहा है। प्रश्न अच्छा था, और बोथ 1 एंड 2 यहाँ पर सही उत्तर जा रहा है हमारा। समझ रहे हैं आप बात को? नेक्स्ट अगला देखिए, इंडियाज फर्स्ट 5 ईयर प्लान वाज बेस्ड ऑन विच मॉडल? ओहो, अभी अभी बताया ना मैंने। जब सेकंड 5 ईयर प्लान बोला इसने, तो ये महालनोबिस मॉडल था। जब सेकंड 5 ईयर प्लान बोला, ये महालनोबिस मॉडल था। लेकिन जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान की बात करते हैं, वो हेरोड डोमर मॉडल था। कौन सा था? हेरोड डोमर मॉडल। तो यहाँ पर उत्तर भी क्या जाएगा? हेरोड डोमर ही जाएगा। यहाँ पर उत्तर भी क्या जाएगा? उत्तर भी भैया हेरोड डोमर ही जाएगा। ऑप्शन भी भैया ए ही जाएगा। हेरोड डोमर ही जाएगा उत्तर भी। समझ रहे हैं आप इस बात को? हेरोड डोमर ही जाएगा उत्तर भी। अगला देखो, बताओ फटाफट से, इसका आंसर कौन बताएगा? ओहो, पढ़ो फटाफट से और इसका आंसर दो। पढ़ के इसका आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान एम्ड टू एस्लेट फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन। और इसका आंसर आप बहुत अच्छे से दे सकते हो, देने की कोशिश करो।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन 5 ईयर प्लान्स एम्ड टू एसिलेट फूड ग्रेन्स। अब मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। आपसे कह रहा है कि वो कौन सा 5 ईयर प्लान था जिसने फूड ग्रेन प्रोडक्शन पर ध्यान दिया था। मेरी बात ध्यान से सुनो जरा। आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन खोलते हैं, और आज की क्लास का जब हम सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगा कि कौन सा 5 ईयर प्लान है। आपसे ये कह रहा है कि जो 7th 5 वहां पूछा है कि फूड ग्रेन पर कौन से 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया था। इसने पूछा था कि 7th 5 ईयर प्लान में किस पर फोकस किया गया था। मैंने कहा था कि आपसे जो 7th 5 ईयर प्लान था उसमें फोकस किया गया था इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स। फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन पर को जो है बढ़ाना है, इंक्रीज करना है ना, फूड ग्रेन प्रोडक्शन को। तो 7th 5 ईयर प्लान था, और उसने क्या किया, वहां उल्टा पूछ लिया कि वो कौन सा इसमें 5 ईयर प्लान देके प्रोडक्शन पूछा, उसमें प्रोडक्शन देके 5 ईयर प्लान पूछ दिया। कहाँ गया प्रश्न, कहाँ गया, ये रहा। कि वो कौन था, कौन सा 5 प्लान था जो एसिलेट करना चाहता था, टू एसिलेट द फूड ग्रेन प्रोडक्शन। तो सिंपल सी बात है, हमें पूरा पढ़ने की जरूरत तक नहीं थी। आंसर 7th 5 ईयर प्लान जा रहा था हमारा। आंसर कौन सा जा रहा था, आंसर हमारा 7th 5 ईयर प्लान जा रहा था। समझ गए बात को, समझ गए बात को, हाँ या ना, ये सुनो, बिल्कुल सही कहा। तो 7th 5 ईयर प्लान हमारा सही उत्तर जा रहा था। नेक्स्ट देखिए भैया, प्रश्न संख्या हो गया 20। प्रश्न संख्या 20 क्या कहता है, द यूज ऑफ ट्रेडिशनल इनपुट्स। क्या कहा, द यूज ऑफ ट्रेडिशनल इनपुट्स। ट्रेडिशनल मतलब जैसे पहले से करते आ रहे थे, एंड एब्सेंस ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजीज, जहां पर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज ना हो, एब्सेंट हो। जैसे मान लीजिए खेत की जुताई करनी है हमें, तो हम बैल से लेकर के, जो एक वो होता था ना, हल जो होता था, ये दो बैल होंगे, तो एक हल होगा जिसपे वजन रख करके खेत को जोता जाएगा। एक आदमी जाकर के पता लगा आधा बीघा खेत को पूरे दिन में जोत पा रहा है, एक बैल, दो बैल है, एक हल है, चल रहा चल रहा चल रहा। ट्रेडिशनल मेथड हो गया, हाथ से बुआई वगैरह करना, और भैया यहाँ पर ये हल से काम चला। दूसरी तरफ दूसरे आदमी ने क्या किया, ट्रैक्टर ले आया, उसने एक दिन में जो है 50 बीघे खेत जोत दिया। इधर एक दिन में आधा बीघा या एक बीघा, चलो एक बीघा जोता गया, उधर 50 बीघा जोत दिया। और मशीन से बी बुझाई जो है क्या है, बीज बो दिया। ड्रोन से छिड़काव कर दिया दवाइयों का। टेक्नोलॉजी थी तो जो घास मारने वाली दवाई थी वो ले आया, छिड़काव कर दिया। पुराने जमाने पे थी नहीं, तो हाथ से नराना था। तो क्या लगता है प्रोडक्शन किस में ज्यादा होगा, प्रोडक्शन भैया टेक्नोलॉजी जहाँ एडवांस हो जाएगी वहाँ प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा। तो आपसे कह रहा है लीड टू एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बीइंग। तो ये कह रहा है अगर हम पुरानी चीजों का ही यूज करें तो प्रोडक्शन क्या होगा, कम होगा। तो लो लेवल पर होगा प्रोडक्शन, किस लेवल पर होगा, लो लेवल पर होगा। तो प्रोडक्शन भैया आपका जो है लो लेवल पर होगा। वहीं पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज किया जाए तो प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सकता है। एक ग्रीन रिवॉल्यूशन भी तो यही कहता था। अच्छा, यहाँ से हो गए भैया प्रश्न संख्या 21। और अगले लास्ट वाले जो प्रश्न थे, लास्ट के 5 प्रश्न वो डलवाए मैंने ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया बिगिंस इन द लास्ट 1960s। तो लास्ट 1960s जो दशक था उसमें ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भैया ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत पंजाब से हुई थी। और अगर मैं यहाँ पर क्रॉप पूछूं आपसे, क्रॉप कौन सी थी, क्रॉप कौन सी थी, गेहूं और जौ। कौन सी थी, गेहूं और भैया जौ। तो गेहूं और जौ की क्रॉप हुआ करती थी, गेहूं और जौ की क्रॉप हुआ करती थी ग्रीन रिवॉल्यूशन में। गेहूं और जौ की क्रॉप हुआ करती थी इसमें। नेक्स्ट देखिए भैया अगला, हाँ अगला क्या है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। क्या कहा, ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया वाज स्टार्टेड इन द 1960s। ग्रीन रिवॉल्यूशन को इंडिया में शुरू किया गया था 1960s। वो इंट्रोड्यूसिंग हाई यील्डिंग वेराइटीज ऑफ, किस चीज की वेराइटीज हैं, हाई यील्डिंग वेराइटीज, और ज्यादा उपजाऊ किस्में, किस चीज की, उच्च उपज वाली जो किस्में थी, वैरायटी थी, किस चीज की। अच्छा गेहूं और चावल, मैंने क्या जौ लिख दिया क्या, सॉरी 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 सॉरी, गेहूं और चावल से शुरुआत है। ये हड़प्पा सिविलाइजेशन थोड़ी चल रहा है, तो क्या लिखेंगे, गेहूं और, ऊपर से लिख रहे भाई, गेहूं और चावल। कौन है, गेहूं और चावल, गेहूं एवं चावल। समझ गए बात को, तो गेहूं एवं चावल। हाँ, तो राइस एंड व्हीट हो जाएगा, गेहूं और चावल। नेक्स्ट देखो अगला, बताओ फटाफट से क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। निम्न में से कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन का एडवांटेज है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। निम्न में से कौन सा ग्रीन रेवोल्यूशन का एडवांटेज है।
निम्नलिखित में से कौन सा हरित क्रांति का एक लाभ है? सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। हाँ, डिक्रीज इन द फूड ग्रेन्स स्टॉक ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार के फूड ग्रेन्स के स्टॉक को कम करना, ना ना ना। इनकी इंपोर्ट बढ़ाना था ग्रीन रिवॉल्यूशन से, नहीं। प्राइस को महंगा, अरे ग्रीन रिवॉल्यूशन होने से मान लो कि गेहूं ज्यादा उपज वाला सेम गेहूं बना दिया तो उससे क्या होगा? प्राइस महंगे हो जाएंगे? नहीं। इससे क्या होगा? हम आत्मनिर्भर बनेंगे। हम, भैया, है ना, फूड ग्रेन्स के मामले में क्या बनेंगे? आत्मनिर्भर बनेंगे। तो 23वां प्रश्न ये कहता है कि फूड ग्रेन्स के मामले में हम आत्मनिर्भर बनेंगे। नेक्स्ट देखिए अगला। 24 was inserted in 1963। 1963 में इंसर्ट किया, व्हाट एस्टेब्लिश्ड, 1963 में से इस्टेब्लिश किया गया था फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ सीड प्रोडक्शन। 1963 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था फॉर रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द फील्ड ऑफ सीड प्रोडक्शन, स्पेशली फॉर द ओरिजिनल स्टॉक ऑफ HYV सीड्स, स्पेशली फॉर द ओरिजिनल स्टॉक ऑफ HYV सीड्स। तो ये था नेशनल सीड कॉरपोरेशन। क्या था? नेशनल सीड कॉरपोरेशन। तो नेशनल सीड कॉरपोरेशन था। ऑप्शन नंबर बॉय, प्रश्न संख्या 24 का आंसर होगा बॉय। अच्छा, आप मुझे ये बताए ना, कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन ऑफ द डे आपको देते हैं कि भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन का जनक किसे कहा जाता है? हु इज नोन एज द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया? भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? और प्रश्न संख्या 25वां बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है। और क्योंकि ये बहुत ही शानदार प्रश्न है तो इसका आंसर भी आपको शानदार तरीके से ही देना है। क्योंकि ये बहुत ही शानदार प्रश्न है तो इसका आंसर भी आपको शानदार तरीके से ही देना है। फटाफट से इसका आंसर दो। मैं देखता हूँ कि कौन दे पाएगा इसका बेहतर आंसर। बताओ भाई बताओ, पढ़ लिया? पढ़ा? चलिए, अब मैं साइड भी हो गया। आप इसका आंसर देने की कोशिश करो। आशा करता हूँ आपने इतनी देर में पढ़ लिया होगा। मेरे भाई, अगर हम इसका आंसर निकालने की कोशिश करें, आइए ध्यान से पढ़ते हैं इसको। और कहाँ पर आप फंसोगे, मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादातर बच्चों ने आंसर ये निकाला होगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि ज्यादातर बच्चों का जो आंसर है वो जा रहा होगा बोथ ए एंड बी। अब ध्यान से सुनना जरा। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑन फार्मर्स इन इंडिया। भारत में किसानों के ऊपर हरित क्रांति का क्या प्रभाव है उसको पढ़िए। द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने से, द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति की शुरुआत से, हरित क्रांति की शुरुआत होने के कारण इट हेल्प्ड द फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम लेवल। इससे इनकम लेवल, किसानों की इनकम लेवल क्या है? इंक्रीज हुई है। अब देखो, इससे पहला वाला भी था, इससे पहला वाला भी था, ये कह रहा था यहाँ पर इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स। ऐसा नहीं है, प्राइस नहीं बढ़ा है। जैसे मान लीजिए कि ये कोई किसान है, ये एक कोई किसान है, ये किसान पहले 100 kg गेहूं उगाता था, पहले 100 kg गेहूं उगाता था, और भैया 25 रुपए किलो जाते थे, 25 रुपए पर kg जाते थे गेहूं। तो इसका मतलब क्या है? गेहूं की बात कर रहा हूं मैं, गेहूं 25 रुपए। गेहूं की अगर मैं बात करूं, अरे भाई क्यों ऐसा काहे करते हो? गेहूं की मैं बात करूं, 25 रुपए kg थे, और ये पहले कितने केजी उगाया करता था? 100 kg उगाया करता था। तो इसके 100 × 25, और 2500 रुपए बनते थे। लेकिन हरित क्रांति आने की वजह से क्या है, ऐसे सीड तैयार किए गए, ऐसे बीज तैयार किए गए जो जिनकी उपज ज्यादा होगी। अब यहाँ पर ये 100 किलो नहीं उगाएगा, अब यहाँ पर भैया ये 120 किलो उगाएगा। और क्योंकि 120 किलो उगाएगा तो अब इसकी टोटल कमाई कितनी हो जाएगी? 120 × 25 कितनी हो जाएगी भाई? 5 से ऐसे कर दें क्या? 25 दूनी 50, है ना? और 25 एकम 25, ऐसे ही तो हो गया यार। 2250, ये कितना, 2500 है ना? अरे यार, एक तो मल्टीप्लाई भी मेरे को भी हो जाता है जी। 5 से हो गया 0, है ना? ऐसे ही तो जाएगा। 5 दूनी 10 का लग गया 1, और 5 एकन 5 और 1 6। अब मल्टीप्लाई इधर से करो, 120 का कर दो 240, और इसको अगर जोड़ें 1 0 10 का 0 3000।
ऐसे ही तो जाएगा, ऐसे ही तो जाएगा। तो 25 दूनी 50, 500 वो हो रहा था, और 2500 ये हो रहा था, तो 500 और 2500 ठीक है, 3000 हो गया। अरे यार, हैं क्या कह रहे हो कि सर आप कैलकुलेशन सीख लो? चलो भाई कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाएंगे तुम्हारे सहारे। तो भैया अब इसकी कमाई कितनी हो गई? अब इसकी कमाई हो गई 3000। पहले इसकी कमाई कितनी थी? 2500। इसकी कमाई बढ़ी है, रेट वही है, रेट वही है। मैंने क्या कहा? रेट वही है लेकिन कमाई बढ़ गई। और क्योंकि कमाई बढ़ गई, इस वजह से प्राइस बढ़ गई। तो इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन, नहीं, फूड ग्रेन का प्राइस इंक्रीज नहीं हुआ, बल्कि किसानों की इनकम बढ़ गई प्रोडक्शन ज्यादा होने की वजह से। तो इसका मतलब जो पहला वाला स्टेटमेंट है ये क्या है? बिल्कुल सही है। दूसरा है फार्मर्स री इन्वेस्टेड, फार्मर्स री इन्वेस्टेड देयर सरप्लस। जो एक्स्ट्रा कमाई हुई किसानों ने उसको री इन्वेस्ट किया, और अच्छा बीज खरीदा, और अच्छे से खेती को किया। इनकम टू इम्प्रूव द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, और ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ा, खेत की जुताई अच्छे से करी। इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। तो आंसर क्या चला जाएगा? हाँ, और इन दोनों स्टेटमेंट को सही पढ़ लिया आपने और आंसर लगा दिए ए एंड बी। मेरे भाई ये वाली गलती मत किया करो, मत किया करो, मत किया करो। अब वो क्वेश्चन को घुमाएगा इसको भी, और इसी क्वेश्चन को वो थोड़ा सा टफ बनाएगा। उसने क्या कहा कि आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। क्या क्या समझे थे? उसने क्या कह दिया? आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है? करेक्ट नहीं, इनकरेक्ट है, गलत है। तो भैया कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, गलत है? ये तो दोनों ही सही है, तो गलत तो कोई भी नहीं है। तो आंसर नीदर वन नॉर टू जाएगा। नहीं, आपने जो सोचा, पढ़ा, समझा वो सब कुछ ठीक था, लेकिन जब ऑप्शन सिलेक्शन की बारी आई थी, उस समय आपने जल्दबाजी में इन दोनों ऑप्शंस को टिक करके ए कर दिया। लेकिन ये वाली गलती नहीं करनी है। इसलिए मैं कहता हूँ, देखो यहाँ पर भी जो था, तो मैंने क्या कहा इससे पहले वाले में भी, कहाँ गया एक स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन था तो सही। इसे देखिएगा, रुको। एक तो ये रहा स्टेटमेंट वाला, ये रहा। तो मैंने आपसे क्या कहा कि ये चीज देखा करो कि करेक्ट पूछा है आपसे या इनकरेक्ट पूछा है। इसमें करेक्ट पूछा था, लेकिन जो अभी वाला क्वेश्चन था उसमें आपसे क्या पूछते? इनकरेक्ट। इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, दोनों ही करेक्ट है, तो आंसर क्या जाएगा? वो जाएगा। ये आपके 25 प्रश्न थे, और आखिरी प्रश्न काफी शानदार था, मजा आया इसको करने में, मुझे भी, आपको भी आया होगा ऐसी उम्मीद करता हूँ। चलिए भैया आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल फिर मिलते हैं आपसे अगले टॉपिक के साथ, अगले सब्जेक्ट के साथ, कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ, ठीक है ना? लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।